रामायण ज्यादा पुराना है या महाभारत ज्यादा पुराना है? यूरोपियन ज्ञान गलत साबित होगा या भारतीय ज्ञान गलत साबित होगा? ललितपुर से हैं। यस कोई बताएंगे ललितपुर के बारे में? अनेकांतवाद सुना होगा, स्यादवाद सुना होगा। यस सर। क्या है, क्या अंतर है दोनों में, बता सकती हैं? जनता तो प्रेशर बनाएगी ना, और पॉलिटिकल प्रेशर बन जाएगा बाद में जाके, अगर वो बात बढ़ गई तो सत्य के सत्य पे विजय। ऐसा क्यों हो कि सत्य भाग गया, सत्य रह गया? मूवमेंट भारत में जो था वो इस्लाम से इंस्पायर हुआ था। जैनिज्म का ज्यादा विस्तार हो नहीं पाया दुनिया में। ऐसा विशेष में जब जाएंगे ना तो बहुत सी चीजें होती हैं जो रियल लाइफ होती हैं, प्रिंसिपल का कॉम्प्रोमाइज भी आएगा। अगर प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा लोग का अच्छा होता है तो वहां मैं करूंगी। करप्शन का हिस्सा बन जाओ या फिर आप उसमें से निकल जाओ, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। यस सर, क्योंकि गलत ही होता है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। ये थोड़ा मतलब बैकवर्ड वाला मूव नहीं हो जाएगा। गूगल आपको संस्कृत पे शायद नौकरी ना दे या मदरसे की एजुकेशन पे ना दे। यस प्लीज। राम सर। बैठिए। थैंक यू सर। तो आप एक अपना शुभ परिचय दे दीजिए। यस सर। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से 2018 में बीएससी किया है। 2018। फिर उसके बाद सर मैंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है। एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बहुत अच्छा। यस सर। और उसके बाद मैंने 2025 में संस्कृत से मास्टर्स किया है जी। और वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और मेरी हॉबी भावना योग है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताइए, आप संस्कृत में क्या पढ़े हो, किन किन को पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो? ओके सर, संस्कृत में मैंने व्याकरण पढ़ी है और उसके बाद वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुर्थ पढ़े हो। पुरुषार्थ वर्णाश्रम, कला, ललित कला, विज्ञान और उसके बाद दर्शन पढ़ा है। फिर पेपर 2 में मैंने सर 10 ग्रंथ थे, रघुवंशम, किरातार्जुनीय और 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, शिवराज्योदयम, ऐसे फिर ईशावास्य उपनिषद, भगवत गीता। कालिदास को आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया? सर कालिदास की ग्रंथ रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। सर वो मैंने जैसे सिलेबस वाइज दिमाग में आ रहा है तो उसी तरह से बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है। और सर उसके बाद नाटक में मैंने वृक्षकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये पढ़ा है और इनके कुछ श्लोक। स्वप्रभाषम दत्तम नहीं पढ़ा? सर बेसिक स्टोरीज। अच्छा, बेसिक स्टोरी पढ़ा। यस। मृच्छकटिकम तो पूरा पढ़ा? हाँ। अच्छा। मतलब सर मेरा यूपीएससी में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छी पढ़ाई की है। अच्छा बताइए मेरे को, अब जब इतने शास्त्र पढ़े तो देखता हूँ, शायद आपको याद है, मंदम मंदम नुदती पवना, बोलो किससे लिया गया? सर ये मेघदूतम का है। बहुत अच्छा। कौन लेखक है? सर मेघदूतम कालिदास का खंड काव्य। तो कालिदास के मेघदूतम में है ना, आपको गीति काव्य कहते हैं इसे। यस सर। तो किसी काव्य को गीति काव्य कब कहा? सर गीति काव्य जब किसी एक पक्ष पर पूरा काव्य लिखा जाए, जैसे कि जो गे नहीं होना चाहिए। गे तो होना चाहिए सर, मैं कोई परिभाषा बताने जा रही हूँ। अच्छा। मतलब गीति मेघदूतम को खंड काव्य भी बोला जाता है। खंड काव्यम महाकाव्य एक देशानुसारी छ, यानी जो एक देश में लिखा गया हो और ज्ञात्मक हो। तो जो गीति काव्य में मेघदूतम में यस आपको मेघ की यात्रा है ना, मेघ की जो यात्रा है वो आपको मध्य प्रदेश से शुरू होता है और आप जहाँ के रहने वाली हो, समझिए ललितपुर की हो आप, यस उससे होते हुए कैलाश तक जाती है। यस सर। ठीक है। अब देखिए मेघ की यात्रा में मेघ जो है आपको यक्षिणी का समाचार लेकर जाती है, मतलब मैसेज। यस सर। और यक्ष को आपको पहुंचाते। बताइए जो मेघ का रूट है, भूगोल है, उस जमाने में कालिदास, उन्होंने कभी एरियल व्यू नहीं देखा। यस सर। वो मेघ का जो रूट बताए हैं वो रूट परफेक्ट रूट है, कहीं कोई गलत है। साउथ वेस्ट मॉनसून है ना का आपको है। मेरे कहने का अर्थ है कालिदास के काव्य में ये जो भौगोलिक तथ्य,
इसे वर्तमान में भी लोग बड़ी मुश्किल से दे पाता है। कालिदास के किस व्यक्तित्व को दिखाता है कि उन्होंने जो काव्य में मेघदूतम का रूट तय किया और जो 100% सही है ना, उस मार्ग को हमने ओर छोर आपको बता दिया। यस सर। समझिए। अब बताइए कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, कैलाश तक ले जाना। यस पहले रूट बताइए सर। जो यक्ष है वो रामगिरी पर्वत पर उसको भेज दिया जाता है, और जो यक्षिणी है वो अलकापुरी में निवास करती है, जो कि कैलाश मानसरोवर में स्थित है। तो सर वहां से उसका पूरा रूट बताया, रामगिरी पर्वत से अलकापुरी की। आज के डेट में उस रूट को मैकाल जो आपको घाटी है, पहाड़ है हमारा, जहाँ से सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, वहां से होते हुए रास्ते में उज्जैन पड़ता है। यस सर। ठीक है। यस सर। और फिर उज्जैन से बुंदेलखंड होते हुए दिल्ली होते हुए, जिसका उल्लेख नहीं है, कहाँ पहुंचता? कैलाश पर्वत। बताइए इससे क्या पता चलता है कि वास्तविक जिंदगी में आपको कालिदास जो हमारे है ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उज्जैन में रहते थे, है ना, उनका व्यवहारिक जीवन में किस तरह का व्यक्तित्व था? क्योंकि इतना एक्यूरेट ज्योग्राफी कौन लिख सकता है? वो क्या करते थे? सर वो माना जाता है कि उनके विक्रमादित्य के दरबार में राजकवि थे। हाँ वो थे, लेकिन ऐसा एक्यूरेट जानकारी का कैसे आदमी दे सकता है? सर या तो उन्होंने यात्रा की होगी। यस, तो यात्रा भ्रमण। यस सर। इसलिए उनके काव्य में, साहित्य में, श्लोक में वास्तविक जीवन, वास्तविक प्रकृति के लक्षण है ना सनातन बन गए। यस सर। क्या बन गए? सनातन बन गए। यस सर, बिल्कुल सर। जो बताइए आप पूरे है ना पढ़ा तो किराता अर्जुनीयम। यस। कौन है लेखक इनके? सर आचार्य भारवी, है ना, भारवी। तो भारवी के व्यक्तित्व में और हमारे 10 कुमार चरित्र को उसने लिखा आचार्य दंडी। तो दंडी के चरित्र में क्या समानता है? सर वैसे बोला जाता है, एक श्लोक है संस्कृत में प्रचलित कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना बदलादित्य। अगर मैं कालिदास पूछता तो श्लोक तुरंत याद आया था, लेकिन आपने भारवी और दंडी में भी जो बताइए, भारवी है ना किस क्षेत्र को बिलोंग करते थे और डांडी किस क्षेत्र को बिलोंग करते थे? डांडी के जो 10 कुमार चरित्र है उसमें वो किन किन कुमारों की चर्चा करते हैं? कोई दक्षिण भारत के एक कुमार का नाम बता दीजिए, क्योंकि आप इतिहास भी पढ़ते हो। सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने महाभारत और रामायण का वाल्मीकि रामायण से उसका प्रभाव पड़ी यस सर, बेसिक उसका। तो आपके अनुसार है ना संस्कृत साहित्य के है ना भाषा विज्ञान के आधार पर आप किसको ज्यादा पुराना मानते हो? लेखन में, कथा में नहीं, रामायण ज्यादा पुराना है या महाभारत ज्यादा पुराना है? संस्कृत साहित्य के आधार पर, इतिहास के आधार पर? सर रामायण को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही भाषा के आधार पर बताइए, भाषा के स्ट्रक्चर के आधार पर बताइए। रामायण को बिल्कुल हम पुराना मानते हैं, महाभारत को बाद में मानते, क्या कारण है? सर जो वाल्मीकि कवि हैं, जब उन्होंने वो एक क्रॉंच पक्षी को देखा था, किनकी संस्कृत जो है वो ज्यादा आपको व्याकरण निष्ठ है? महाभारत की से व्याकरण निष्ठ है। तो फिर बताइए, जो भाषा की इवोल्यूशन होता है सरल से कठिन की ओर, तो बोलो, इसलिए रामायण पहले हुआ और महाभारत बाद में। ये आपका है, ये पढ़े आप। ओके, थैंक यू सर। अच्छा बताइए, ठीक है कोई बात नहीं। आप न कोई ऐसे संस्कृत के लेखक को बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो नाटककार हो, उपन्यासकार हो, कोई भी हो, जो सबसे अच्छा लगता है। सर मुझे भर्तृहरि के नीति शतकाम जो है, नीति शतक। अब देखिए, नीति शतक में एक श्लोक आता है। यस, हम हिंदी में बोलते हैं, आपको संस्कृत में, अब जब आप बोलते हो कोशिश करिए, हाँ उसको संस्कृत में अनुवाद करो। यस। और ये बिल्कुल सनातन है, इससे बड़ा सत्य मैंने आज तक पढ़ा नहीं। मतलब तो 100 जो उसमें श्लोक है, उसमें से एक श्लोक है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को सबको बताता हूँ
कि आप बालू से तेल बना निकाल सकते हो, समझ गए? और एक बूंद शहद से पूरे सागर को मीठा कर सकते हो। कुत्ता हड्डी खाना छोड़ सकता है, यस सर। लेकिन जो आधा अधूरा जानकारी रखता है उस जानवर को आप कभी इंसान नहीं बना सकते। ये वर्तहरि की, और इसका क्या श्लोक है संस्कृत में बताओ? सर पूरा श्लोक अभी एग्जैक्ट सिक्ताशु तैलमपि। आपने कहा वर्तहरि आपको बहुत प्यारे। सर बट उसके पूरे भाव याद है, श्लोक याद है। अच्छा, कोई जैसे सिमिलर इसका दूसरा श्लोक याद है। कोशिश भी। अच्छा, दूसरा कोई श्लोक बताओ। अद्यः सुखम आराध्य सुतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लभ दुर्विदतः ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। चलिए हम एक श्लोक बोलते हैं, आप बताइए वो श्लोक जो है आपको महाभारत के किस पर्व से लिया गया? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम कलिदम तापो न शोषयति मारुत। सर ये भगवत गीता से लिया गया है। जो उसमें महाभारत उस शांति मा- पर्व से। पर्व बताइए ना। सर शांति पर्व। शांति पर्व से लिखा गया। यस सर। आज के संदर्भ में है ना, यस सर। सोल को कई वैज्ञानिक जो हमारे शास्त्र में लिखा है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से जोड़ते हैं। जहां भी मैटर होगा वहां ऊर्जा होगी, दोनों का कोई एग्जिस्टेंस है। यस सर। वही हमारे फिजिक्स के अनुसार और हमारे क्या शास्त्र के अनुसार, वेदोपनिषद के अनुसार हर एक सृजन का क्या आपको कारण है। यस सर। चाहे उसका आप ईश्वर बोलो, जो बोलना बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो। अब बताइए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों पर अभी समकालीन विश्व में शोध हो रहा है। डार्क मैटर पर है ना, कहां शोध चल रहा है? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको अगर हम तोड़ देते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? वो डार्क मैटर गॉड पार्टिकल्स मिल जाएगा। Yes. बोसोन हिस्स का पार्ट्स मिल जाएगा। yes. बोलिए कहां चल रहा है? सर ये बोसोनिक्स पार्टिकल का स्वरूप मैंने पढ़ा है ये। बोसोन हिस्स पार्टिकल। बोसोन तो हमारे देश के हैं। यस सर। सर एक मिनट। सर इसके एग्जैक्ट सर नाम अभी रिकॉर्ड नहीं है। स्विट्जरलैंड में कई देश, 20 से अधिक देश भारतीय उसमें सम्मिलित है। Yes, sir. सर्न प्रयोगशाला का नाम क्या है? सर्न। Yes, sir. अंडर ये पढ़ा ग्राउंड है, फ्लोर। याद नहीं आया। उन्होंने आज से लगभग 10 साल पहले प्रोटॉन को तोड़ दिया, यस सर। लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है अभी तक उसका बाहर नहीं आया। तो जो गॉड पार्टिकल्स निकला है, अगर उसके स्टडी बाहर आ जाए तो बताइए किसका ज्ञान आपको क्या हो जाएगा? गलत साबित होगा। यूरोपियन ज्ञान गलत साबित होगा या भारतीय ज्ञान गलत साबित होगा? आप शास्त्र पर इसलिए पूछिए। सर भारतीय ज्ञान में भी मतलब बोला ही क्या है कि कण, जैसे जो कणाद ऋषि का दर्शन था, हाँ, उन्होंने भी परमाणुवाद की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैन दर्शन में भी सर एक सूत्र आता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य। यस यस यस। तो बोलिए वेस्टर्न है ना, जो आपको थ्योरी है उसका पैराडाइम शिफ्ट होगा या इंडियन थ्योरी का पैराडाइम शिफ्ट होगा? सर हमें नहीं लगता है कि क्योंकि जो उसके तहत खोज निकल के आएंगे वो भारतीय दर्शन से ही मैच करेंगे। बिल्कुल, यही आपको बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन है। चूंकि उनके शास्त्र में, उनके इतिहास में गॉड पार्टिकल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी किसके जमाने में पता चला? आइंस्टाइन के जमाने। आइंस्टाइन की, यस सर। सोचिए कितने हजार साल हमसे पीछे। हमारा तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से ही पूरा इवोल्यूशन है, ऋग्वेद में, उपनिषद में। यस सर। ठीक है, पूछिए। हिमांशी, यस सर। अपने फादर के बारे में बताएंगे कुछ? सॉरी सर। अपने पिताजी के बारे में? सर मेरे पापा अभी कोविड के दौरान खत्म हुए। ओह सॉरी, आपने यहाँ पे लेट नया ही लगाया है ना, और आपको पेशर में स्टूडेंट लिखा है फादर के, शायद सर। इसलिए मैंने पूछा। बेटियां के लिए बाप कभी भी नहीं मरते, चलिए, कहीं भी रहते हैं, क्या है? जीवित है। यस सर। परोक्ष रूप से नहीं सर। बिल्कुल। आप ललितपुर से हैं, यस कुछ सर। बताएंगे ललितपुर के बारे में? यस सर, बिल्कुल सर। बताइए। सर ललितपुर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत स्थल रहा है हम्म, जिसमें हम
अगर पर्यटन स्थल के तौर पर देखें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कनकतर जलप्रपात, देवगढ़ का किला, मदनपुर का किला, ये सब देख सकते हैं। साथ ही सर यहाँ पे खनिज का काफी भंडार है। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और अभी रॉक फॉस्फेट और इनकी भी खोज करी गई है। साथ ही सर ललितपुर में जो है 11 बांध हैं, इसके कारण इसे बांधों का जिला भी कहा ये इतने याद की तो ललितपुर में कॉपर भी तो मिला है। हाँ ये सर कॉपर भी है सर। ये यूरेनियम और रॉक फॉस्फेट अभी साइड चल रहा है, तभी खोज खनन चालू है। और इधर से यहाँ के मैं बात करूँ तो अभी हाल ही में ललितपुर जिले में पहला यूपी का ड्रग फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। और ललितपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट छतेरी साड़ी। छतेरी साड़ी नहीं सर, जरी सिल्क चंदेरी साड़ी सर, चंदेरी साड़ी बोलते हैं। और चंदेरी तुम्हारे यहाँ नहीं हो ऐसे सर, लेकिन साड़ी बनती है। हाँ जरी सिल्क साड़ी Yes. का नाम है। Yes, sir. अच्छा ये बताइए, जो आपने दशावतार मंदिर के बारे में बताया, ये Yes, किस काल में बना था? सर ये गुप्त काल में। गुप्त काल में। कौन सी शैली इस्तेमाल है इसमें? सर ये नागर शैली का पूर्व रूप है, मतलब सबसे प्रारंभिक रूप है नागर शैली का। इसके बाद कालांतर में नागर शैली विकसित हुई है। क्या कहते थे उससे? पंचायतन शैली में भी बोलते हैं इसको। ओके ठीक है। ये जो आपने बताया नागर शैली, तो एक है नागर, एक है द्रविड़, एक है बेसर। यस सर। तीनों में अंतर पता है आपको? यस सर। बता सकती हैं कुछ पॉइंट्स? यस सर। बताइए सर जो नागर शैली के मंदिर हैं, सबसे पहले सर शिखर के आकार में डिफरेंस है। द्रविड़ शैली में जो विमान बनाए गए हैं और उन्हें गोपुरम कहा जाता था और वो काफी ऊंचे होते थे, जबकि जो नागर शैली है उसमें बेलनाकार शिखर है। और बेसर में सर दोनों का मिक्सचर रूप है, जिसमें उसकी मूलभूत ढांचा द्रविड़ शैली जैसी है और शिखर शैली जो है उसकी नागर शैली की जैसी है। जैसे कि सर चालुक्य शैली के जो मंदिर मिले हैं। और सर दूसरा मुख्य डिफरेंस है कि जो द्रविड़ शैली में है नंदी वाहन बनाया जाता था, जबकि नागर शैली में इस तरीके के वाटर टैंक या नंदी वाहन ये सब नहीं मिलते हैं। अनिवार्य नहीं। हाँ अनिवार्य नहीं है, जनरली नहीं मिलते हैं। ये पता तो आपको बढ़िया है इसका। आपने विस्तार तो बताया नहीं कि किस किस एरिया में विस्तार है। सर उसके बिना अधूरा नहीं है। हाँ, उत्तर भारत में मुख्यतः नागर चलिए पता ही होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। देवगढ़ है आपके, अभी आपने जिक्र किया था। Yes, sir. क्यों फेमस है देवगढ़ आपके? सर किला भी आपने बताया, और देवगढ़ का किला तो सर अभी प्राचीन जर्जर स्थिति में है। हाँ मतलब फेमस है उसके अलावा आपने किला दशावतार बोला। मंदिर है और यहाँ पे लगभग 40 के आसपास जैन मंदिर भी है। ये इन्हें जैनों का काशी भी कहा जाता है हाँ, इन्हीं मंदिरों की वजह से। यस सर, क्योंकि एक साथ 40 मंदिर पाए गए हैं। आपने मान स्तंभ का नाम सुना है? यस क्या है मान स्तंभ? सर जैन मंदिरों के आगे एक मीनार के जैसे मान स्तंभ बनाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई काफी होती है। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि इनको ऊंचा इसलिए बनाया जाता है कि आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मान को नष्ट करें, अपने अहंकार को नष्ट करें। बढ़िया। आपने नदी जोड़ो परियोजना सुना है? यस सर। आपके यहाँ से संबंधित है? यस सर। इसके बारे में आपने बताया नहीं? सर नदियों के बारे में या कुछ? यस कौन सी लिंक है आपके यहाँ से? सर केन बेतवा ललितपुर ललितपुर में बहती है। तो सर केन बेतवा जो नदी लिंक परियोजना है उससे ललितपुर भी लाभान्वित होगा। और कौन कौन, ललितपुर के अलावा कौन कौन से जिले हैं लाभान्वित इससे? सर इसमें लगभग जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 13 जिले शामिल हैं। आपके ललितपुर के बॉर्डर में एमपी भी है ना कुछ? एमपी यस के? सर। यस सर। तो वो कौन कौन से एमपी के जिले लाभान्वित हैं? एमपी के सर सागर, टीकमगढ़ और अशोकनगर। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत चंदेरी वाला छोटा तो चंदेरी जिला नहीं है। हाँ वहीं पे अशोक नगर। हाँ तो हाँ अशोकनगर। बिल्कुल। आपने अनेकांतवाद सुना होगा, स्यादवाद सुना होगा। यस सर। क्या है, क्या अंतर है दोनों में, बता सकती हैं? यस सर। सर अनेकांतवाद सिद्धांत है और शादवाद किसी कथन को कहने की शैली। अनेकांतवाद के तहत कहा जाता है कि किसी वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं और कोई भी कथन पूर्णतः सत्य नहीं होता, वह सापेक्षिक रूप से सत्य होता है। और सर शादवाद में इस कथन को कहने की शैली है कि हम कभी भी एक बात को पूर्णतः नहीं कह सकते, कि इसीलिए इसमें सप्तभंगी नय का कॉन्सेप्ट आता है कि शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति, शाद अस्ति वक्तव्य, शाद नास्ति वक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति च वक्तव्य। Good. से 7
तरीके से हम किसी वाक्य को कह सकते हैं। हम्म। अच्छा, महाभारत में एक स्टेटमेंट है युधिष्ठिर ने दिया था अश्वत्थामा के मृत्यु पे, अश्वत्थामा हतोहति नरो या कुंजरो। हाँ, ये आप एकांतवाद या स्यादवाद से जोड़ सकती हैं? यस सर। कैसे? क्योंकि सर महाभारत में क्या कहता है कि अश्वत्थामा जब श्री कृष्ण एक सेकेंड सर, जब अर्जुन द्वारा मारा जा रहा था तो बोला गया कि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। तो जब युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा हतोहता, कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर उन्होंने तो उस समय कृष्ण जी ने शंख बजा दिया और फिर द्रोणाचार्य ने उसको नहीं सुन पाया, उन्होंने सिर्फ सुना कि उनका बेटा, उन्होंने सोचा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। नरो या कुछ मतलब कि वह तो नर नहीं था, हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तो ये दोनों को परिलक्षित करता है, एकांतवाद को भी और स्यादवाद को भी। सर ये एक तरीके से वही बात, मतलब कि पूरी तरह कोई कथन सत्य नहीं होता। तो उन्होंने जैसे बोला कि अश्वत्थामा हतोहता, और अगर वो पूरी बात नहीं सुन पाए तो ये सापेक्षिक सत्य ही हो गया ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आत्मा के बारे में क्या विचार है जैन धर्म का? सर जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। मतलब क्या रखता है? क्या मानता है आत्मा के बारे में? कि सर आत्मा एक है, मतलब सबकी आत्मा एक है, सभी जीवों की आत्मा एक है। ये सर सभी जीवों में आत्मा है और ये जो शरीर है ये कर्मों के बंधन के कारण, इसमें मतलब मेनली 7 तत्व आते हैं, जीव जीवाश्रव वन संवर निर्जरा और मोक्ष। तो इस आत्मा में जब तक मतलब कर्मों का आश्रय हो रहा है और फिर जब कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो इस शरीर का संबंध जो है विच्छेद हो जाता है आत्मा से, फिर मोक्ष की अवस्था बताएगी। ये वो तो ठीक है। जैसे मेरा सवाल यह है, Yes, sir. कुछ धर्म ये कहते हैं कि चाहे जीव कोई भी हो, सबकी आत्मा एक है। यस सर। जैन धर्म इसी को मानता है, कोई भी जीव हो सबकी आत्मा एक है। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें अनेक आत्मावाद मानी गई हैं कि बाह्य रूप से तो आत्मा सबकी एक है, लेकिन गुण की दृष्टि से अलग अलग है। कि मतलब हर आत्मा में अलग अलग गुण है, लेकिन आत्मा सभी में। ऐसा नहीं माना गया कि पुरुष की आत्मा पुरुष होगी, महिला की आत्मा महिला जैसी होगी, नहीं। कुत्ते की आत्मा कुत्ते जैसी होगी, हाथी की आत्मा हाथी जैसी होगी जैन धर्म में? नहीं सर, ऐसा है कि जैन दर्शन में व्यवहार और निश्चय और व्यवहार, तो अगर हम निश्चय नय से देखें तो सबकी आत्मा एक है, कि सभी प्राणियों में आत्मा है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखें और उनके अंदर गुणों की दृष्टि से देखें तो सभी की आत्माएं अलग अलग हैं। मतलब हाथी की आत्मा हाथी जैसा बिहेव करेगी। सर हाथी की आत्मा है, लेकिन उसके गुण धर्म अलग हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आपने भावना योग के बारे में बताया, आप करती क्या है भावना योग? यस सर, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतन को जागरूक करने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। सर जैसा कि बोला जाता है कि यद भावते तद भवति, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो भावना योग एक विचारों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम सकारात्मक भावनाएं बोल करके अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके मुख्य स्तंभ बता सकते हैं कुछ भावना योग के? यस सर, मतलब ये जो है हमारे अवचेतन मन को ही प्रशिक्षित करता है। सर जैसे मैं अगर अपने लेवल पे बात करूं, जो मैं डेली करती हूँ, तो मैं इसमें कुछ अफर्मेशंस मैंने अपने लिए चुन रखी हैं, मैं उनका बार बार उच्चारण करती हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे जीवन का नया दिन मिला। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत, संयमित और सकारात्मक रह सकूं, हर परिस्थिति का दृढ़ता के साथ सामना कर सकूं। फिर सिर्फ मेरी स्मरण शक्ति बढ़े, मुझे मेरी एकाग्रता बढ़े, मेरा मन विचलित ना हो, मेरा मन प्रसन्न हो। तो इस तरीके के मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को डेली देती हूँ, जिसके कारण वो मुझे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। अच्छा, ये मैत्री, करुणा, उदिता, उपेक्षा, ये सब सुना है क्या? ये यस सर। मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा, यस सर। ये आपके कहीं आपके योग से संबंधित हैं? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ, ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। एग्जैक्ट श्योर नहीं सर मैं, बट मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। इनका अर्थ पता है आपको? मुदिता का, उपेक्षा का?
क्या है? सर अभी मैं exact चलिए याद कोई नहीं बात कर नहीं, पा कोई रही। बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए लास्ट है, आप बेसिक सा सवाल है, जैन धर्म के 5 महाव्रत Yes. ये बता दीजिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह क्या है इसमें? अपरिग्रह है कि सर अगर इसको आम भाषा में बोला जाए, आपने 5 पूरा किया? ये सर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अच्छा, अस्ते अचौड़ की बगैर जो जगह आपने अस्ते बोल दी, अचौड़। अचौर्य और अस्तेय सर एक दूसरे के हाँ, समानार्थी मैं शब्द वही हैं। नहीं देता हूँ, 5 कैसे हो गए? मतलब कहीं कहीं अचौर्य भी लिखा रहता है, कहीं कहीं अचौर्य, अस्तेय कहीं है। अस्तेय, ठीक है, ठीक है, हाँ। सही दोनों का है, मतलब सही जोड़ना है। देना। सर अपरिग्रह, अपरिग्रह, हाँ। सर इसको बिल्कुल आम भाषा में बोला जाए तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जरूरत के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ, यही अपरिग्रह है। बहुत सही। तो आप जो कमाएंगी जरूरतमंद को देंगी? जी सर बिल्कुल। इसका सही परिभाषा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना होकर जाए, अपरिग्रह का बेस्ट। ये सब। चलिए धन्यवाद सर। आप जैनिज्म में त्रिरत्न होता है, कुछ सुना है इनके बारे में? Yes, sir. क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या होता है इसमें, बेसिक एसेंस क्या है इनका? सर सम्यक दर्शन यानी सम्यक मतलब भली प्रकार से किसी भी चीज को देखना, पहले किसी भी चीज को सम्यक तरीके से जानना, फिर सम्यक ज्ञान मतलब पहले देखना, फिर सम्यक ज्ञान, फिर उसके बारे में सही नॉलेज जानना और फिर उसको आचरण में उतारना, तो वो सम्यक चारित्र है। ठीक है, मान लीजिए आप एसडीएम हैं, Yes. आपके पास कोई भी केस आता है, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो इन तीनों का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर कोई भी केस आएगा तो सबसे पहले मैं सम्यक दर्शन जो मुझे सिखाता है कि पहले हर प्रकार के जो फैक्ट्स हैं उस केस से रिलेटेड उसको पहले से देखो, जो टेक्निकलिटीज हैं कि किस पक्ष के साथ क्या मुद्दे जुड़े हुए हैं उनका ज्ञान करो, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। और आप पे प्रेशर डाला जा रहा है एक सेक्शन से कि भाई जल्दी से एक्शन लो, क्योंकि जनता क्या है बोलती है ना, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, यस फिर ऐसा उससे आप कैसे डील करेंगे? क्योंकि जनता को क्विक जस्टिस चाहिए, जल्दी नहीं आना चाहिए। सर मैं मानती हूँ कि क्विक जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो इतना भी क्विक ना हो कि दूसरे को हानि पहुंचा दे। तो आप डील कैसे करेंगे, वो तो ठीक बोले आप Yes, डील sir. कैसे करेंगे इस बात को? जनता तो प्रेशर बनाएगी ना, और पॉलिटिकल प्रेशर बन जाएगा बाद में जाके अगर वो बात बढ़ गई तो। सर मैं कैसी भी परिस्थिति हो मैं कोशिश यही करूंगी, या फिर अपने लेवल पे जो मुझे फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं या उसका ज्ञान का निरीक्षण करना है वो मैं अपनी सहायक टीमों के माध्यम से जल्दी कर सकती हूँ, लेकिन सर मैं किसी भी केस को पूरे तरीके से निरीक्षण करके ही उस पर अपना डिसीजन लूंगी। ठीक है, एक और चीज है, जैनिज्म बुद्धिज्म बोला जाता है, बुद्धिज्म को पर्टिकुलरली रिबेलियस चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा क्यों बोला जाता है? विद्रोही एक प्रकार से हिंदुइज्म में। जो जैनिज्म बुद्धिज्म है, जनरली कहा जाता है कि हिंदुइज्म में एक रिबेलियस चाइल्ड होता है ना, क्रांतिकारी बच्चे की तरह पैदा हुआ, ऐसा क्यों बोला जाता है? सर ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब वैदिक कर्मकांड अपने चरम स्तर पर पहुंच गए थे, तो इन कर्मकांडों का विरोध करने के लिए कौन सा कर्मकांड? सर उस समय यज्ञ, बलि प्रथा और ये जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, मतलब कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गई। इन सभी जो मूल्यों के विरोध में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर ये तो अच्छी बात थी ना, मतलब जो मूल्य जो उन्होंने विरोध किया वो तो पूरे मूल्य थे, फिर ऐसा क्यों मूल्य रह गए? जैनिज्म हिंदू बुद्धिज्म इंडिया से चला गया। सर ऐसा तो नहीं, जनरली हम कहते हैं ना बुरी चीजें नहीं रहनी चाहिए, अच्छी चीज सत्य की सत्य पे विजय, ऐसा क्यों हो कि सत्य भाग गया है, सत्य रह गया? नहीं सर, जाति प्रथा तो आप ये तो मानेंगे कि भारत में जाति, आप किसी को भी पिक कर ले, अल्फा एंड ओमेगा बोलते हैं भारत सोसाइटी का, मतलब एक सच्चाई है, इससे आप मुड़ नहीं सकते, चाहे आप कम बोले ज्यादा बोले एक अलग बात है। तो ये रह गई, जाति प्रथा रह गई, और भी कुछ चीजें तो चली गई, बिल्कुल सही बात है हमारे पे कैसा है, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ध्यान आकर्षित किया इन मुद्दों पर। बिल्कुल सही। इसके बाद सर जो 8वीं शताब्दी या गुप्त काल के पश्चात रिवाइवल शुरू हुआ था वैदिक धर्म का, उसके पश्चात उन्होंने उन कमियों को दूर किया, और जैसे कि सर जो भक्ति मूवमेंट है उसमें एकेश्वरवाद और महिलाओं को भी समानता, ऊंच नीच को कम करना, ये सब प्रयास सर वैदिक धर्म ने भी अपनाए। तो उसमें भक्ति मूवमेंट पे एक आपको थोड़ा आइडिया हो अगर, तो एक डिस्प्यूट भी आया था
कहीं पे कुछ बोला, भक्ति मूवमेंट बेसिकली जो बोला जाता है कि कुछ वो लोगों ने बोला ऐसा, जिसपे एक वीडियो वायरल हुई, काफी विवाद हुआ। विवाद ये था कि उन्होंने बोला था कि भक्ति मूवमेंट भारत में जो था वो इस्लाम से इंस्पायर हुआ था। इस बात पे बहुत विवाद हुआ था, आपको क्या लगता है? सॉरी सर, मतलब भक्ति मूवमेंट में बेसिकली एक बात का जो लॉजिक आया, हिंदुइज्म में ऐसा नहीं था। उनका मानना था, जो भी वो बोल रहे थे, उनका कहना था, वो बच्चों को बता रहे थे कि भक्ति मूवमेंट जो था बेसिकली जब भारत में इस्लाम आया, इस्लाम के साथ जो कंसेप्ट आया वननेस का, उसके बाद उससे इंस्पायर होकर भक्ति मूवमेंट बना। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर इस्लाम के बाद जो है सूफीज्म का उदय हुआ था। हाँ, इस्लाम में हुआ था तो सूफीवाद और फिर दक्षिण भारत में सर अलवार और नैनार भक्ति मूवमेंट्स है। लेकिन सर जो भक्ति मूवमेंट रहे उनकी बेसिक फिलोसफी रामानुजाचार्य का वशिष्ठाद्वैतवाद इन पर ही आधारित रहा है। तो सर मैं मान सकती हूँ कि सूफीवाद से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन उनकी मूल फिलोसफी तो हिंदुइज्म से ही रिलेटेड थी। ठीक है, मूल फिलोसफी थी, मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था कुछ सर ये कोई एक इन्फ्लुएंस जो आप बता सके कि शायद ये हुआ होगा? शायद सर जिस तरीके से जो सूफी संत थे वो एकेश्वरवाद पर बल दे रहे थे, तो इसी प्रकार से भक्ति मूवमेंट में भी एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। लेकिन हालांकि सर राम मार्ग, कृष्ण मार्ग ये भी भक्ति में रहे हैं, तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो प्रभावित थे। अच्छा, और मैं बोल रहा था बेसिकली जैनिज्म का ज्यादा विस्तार हो नहीं पाया दुनिया में, ऐसा? यस सर। कोई तो रहा हो, बुद्धिज्म तो भी रिलेटिवली काफी बढ़ गया। यस सर। जैनिज्म इतना नहीं बढ़ पाया, ऐसा क्यों? सर इसके मैं कुछ कारण देख पाती हूँ कि सबसे पहले इनकी जो अहिंसा है, अहिंसा के सिद्धांत है, तो उन्होंने कठोरवादी नीतियां अपनाई उसके प्रति। जैनिज्म में कौन सी कठोरवादी नीति? कि अहिंसा से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। खेती भी मत करो, ऐसा बोला? नहीं सर, खेती तो ऋषभदेव ने बोला है, असीम मसीह कृषि, तीनों को उन्होंने उपदेश दिया है। लेकिन उन्होंने जैसे कि सर बाद में बौद्ध धर्म में हो गया था कि आप कुछ वज्रयान शाखा के मांस भक्षण कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में देखें तो वहाँ वज्रयान काफी फैला था। लेकिन इस तरीके के सिद्धांत कभी जैन धर्म, मतलब ये बोल सकते हैं कि जैनिज्म काफी स्ट्रिक्ट जैकेट की तरह रहा। जैकेट होते हैं ना, स्ट्रेट जैकेट, लूज नहीं रहा कि कभी थोड़ा अकोमोडेट कर ले, इसने पहनी दूसरे ने पहन ली, कोई बात नहीं। इसलिए बुद्धिज्म चल गया। सिद्धांत थे, मतलब आज भी वो देखे तो मूल सिद्धांतों पे हमेशा से अड़िग रहा है कि तो आप मानते हैं कि मूल सिद्धांतों पर पूरी तरह से अड़िग नहीं रहने, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, या चीजों के हिसाब से आपको अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली समय के अनुसार चीजें बदलनी चाहिए, चाहे वो आपके मूल सिद्धांत के खिलाफ क्यों ना। नहीं सर, लेकिन मैं हमेशा मानूं कि मूल सिद्धांत तो जिसका हमने विरोध किया था, अगर हम अहिंसा का विरोध करके अहिंसा लेके आए। हम कौन है? सर हम मतलब हम भारत के वासी, जो भी लोग हैं सर, मतलब जैनिज्म वगैरह जिसका जैनिज्म ने विरोध किया था। अच्छा ठीक है, जिसने विरोध किया था, जैनिज्म ने विरोध किया। हाँ, थर्ड पर्सन में जनरली बोलते हैं। बोलिए। ओके सॉरी सर, कोई इशू नहीं, आप बोलिए। मूल सिद्धांतों का जो विरोध किया था, अगर हम अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज कर ले तो मतलब ऐसा जीवन किस काम का जो सिद्धांत ना माने। जैसे सर गांधी जी भी हमेशा अपने सिद्धांतों पर अड़े गए, सत्य और अहिंसा अगर उन्होंने अपनाया तो एक बात बोली जाती है, बाढ़ आता है तो जो वृक्ष झुकते नहीं वो उखड़ जाते हैं, तो इसीलिए जैनिज्म भी उखड़ गया। सर ऐसा नहीं कहा जा सकता, आज भी जैन धर्म अपना नहीं, मेरे बेसिकली सर उसका नॉलेज नहीं। मेरा लॉजिक ये था कि जैसे आपने बोला कुछ मेरे प्रिंसिपल्स होंगे, मैं बोला कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे ना तो बहुत सी चीजें होती हैं जो रियल लाइफ होती है। यस सर। उसमें प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज भी आएगा, तो वो मेरा जानने का लॉजिक था कि आप उस पर अड़िग रहेंगी, बिल्कुल नहीं झुकेंगी किसी भी प्रिंसिपल पे, या अगर आपको लगेगा कि समय की जरूरत है तो मैं झुक जाऊंगी, ये जानना है मेरे को बेसिकली। सर अगर उसमें जनहित हो, और जनहित तो यार कुछ भी हो सकता है, हिटलर के जमाने में जनहित तो कुछ और ही था सर, मतलब जिसमें कम अच्छा मतलब कम बुरा ज्यादा अच्छा हो कोई भी चीज, क्योंकि पूरी तरीके से अच्छी और बुरी नहीं होती। हाँ वो तो सही बात। तो सर अगर प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज करके ज्यादा लोग का अच्छा होता है तो वहां मैं करूंगी, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, यथार्थवादी नीति अपनाऊंगी सर। मतलब यूटिलिटी देखेंगे आप, यूटिलिटी ना, यूजफुलनेस, यूटिलिटेरियनिज्म बन जाएंगे कि जिसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा लोगों को पसंद है तो मैं वो काम कर दूंगी। सर ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर हम मतलब अगर वो सही है, संवैधानिक रूप से सही है, और वो अधिकतम लोगों का भला कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं
निर्णय के साथ जाना चाहूंगी। मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते हैं, यस सर। ठीक है। ये बेसिकली तो एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जैसे आपका वोहरा कमेटी भी थी और कई कमेटियां बन चुकी हैं, उन्होंने एक बहुत कॉमन चीज बोली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि करप्शन बड़ा ही ऑयली मैकेनिज्म है। जो पूरा सिस्टम है करप्शन का, बड़ा ही ऑयली वेल ट्रेन्ड मैकेनिज्म, जैसे इंजन चलता है ना, सारे पार्टी दूसरे का पार्टिसिपेट करते हैं, सेम करप्शन चलता है एडमिनिस्ट्रेशन में। नीचे से लेके ऊपर एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, जो इस चेन के खिलाफ जाएगा उसे बाहर फेंक देंगे। तो ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। समझ पाए क्वेश्चन? दोबारा रिपीट करूं? एक बार यस सर। जैसे एक इंजन होता है, इंजन में कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे मिलके पूरा इंजन चलाते हैं। इसी तरह कई कमेटी एक बात बोल चुकी है कि करप्शन जो है भारत में एडमिनिस्ट्रेशन में, करप्शन घूसखोरी किसी भी फॉर्म में, करप्शन की घूसखोरी नहीं होता, और भी चीजें हो सकती है, वो एक वेल मेंटेन सिस्टम है। नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉपर चेन है, प्रॉपर व्यवस्था है। अगर आप उसमें बीच में आएंगे तो आप सिस्टम खराब कर, जैसे इंजन है, इंजन के सारे पार्ट चल रहे हैं, अगर उसमें कोई खराब पार्ट आ गया तो इंजन रुक जाएगा, तो जो सिस्टम है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे पार्ट को निकाल के फेंक देना चाहिए। या तो मतलब या तो आप करप्शन का हिस्सा बन जाओ, उस सिस्टम को लिब्रिकेशन सिस्टम जो चल रहा है इंजन चलने दो, या फिर आप उसमें से निकल जाओ। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप ऐसे में क्या करेंगे? सर मैं आपकी बात तो समझ पाई, आप कल्यूसिव करप्शन है, भारत में जो करप्शन है वो कल्यूसिव करप्शन है। सर मैं आपकी बात मतलब समझ रहे हैं ना, वैल्यू कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन बन गया ये, कि आप वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। जैसे आपने बोला थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। सर मुझे लगता है कि हमारे सामने ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बिना आप क्या करेंगे उनको छोड़िए। सर मैं करप्ट प्रैक्टिसेस पर्सनल लेवल पे तो नहीं करूंगी। तो प्रोफेशनल पे कर लेंगे। नो सर। मैं एट ऑल करप्शन एक्टिविटीज नहीं करूंगा। सर मैं कोशिश करूंगी कि जैसे सिस्टम सबसे रुक ही पहले जाए। मैं अपने आप को बदलूं। आपने रेड टेप का नाम सुना? रेड टेपिज्म बोलते यस हैं। सर, भाई भतीजावाद। अब मान लेते हैं, नहीं भाई भतीजावाद नहीं, लाल फीता। लाल ओके फीता सर, सॉरी वो सर, तो एक साथ यूज करते हैं। अच्छा कोई इशू नहीं है। मतलब चाहे मान लेते हैं कि स्कीम आई, बहुत प्यारी स्कीम है, बहुत ज्यादा प्यारी, जनता के हित की स्कीम है। आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब समझते, किसी पार्टी है, उसने किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया है, आप एसडीएम है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन का आपका है, उनका तो नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा मिलावट है स्कीम में, मतलब समझ मिलावट, एक दूसरे को पैसा का लेन देन हुआ है। लेकिन ये स्कीम अगर बड़ा पर्सपेक्टिव देखा जाए तो जनता का बहुत हित करने वाली। तो ऐसे में आप अपनी वैल्यूज पे, अपने विचारों पे अडिग रह के, नहीं भाई इसमें गलत काम हुआ है तो मैं इसके खिलाफ हूँ, स्कीम चाहे रुक जाए पर मैं नहीं। या फिर आप थोड़ा सा कहेंगे चलो थोड़ा सा है कर लेते हैं, जनता का तो भला हो गया, या आप ऐसा करेंगे? समझे आप मेरा प्रश्न? सर जो मैं समझी कि आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि उसमें कुछ खामियां हैं स्कीम में। खामियां नहीं है, कुछ गलत काम हुआ है, घूस दी गई है या कुछ भी है, पर वो स्कीम बहुत अच्छी है, जनता अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए जनता का हित ही करेगी। तो आप ऐसे में थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या फिर आप अडिग रह के स्कीम ही रुकवा देंगी क्योंकि इसमें घूसखोरी हुई है? सर मैं जैसे कि गांधी जी ने कहा है 7 दौर साधन की पवित्रता होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस स्कीम में जो भी मुझे खामियां या चुनौतियां नजर आई, तो इसके चुनौतियां डील कर सकते हैं यहाँ पे स्कीम में, समझ रहे ना? यस सर। जैसे दाल में वो कुछ गिरा हुआ वाला, मक्खी गिरी हुई वाली बात है, इसके लिए पूरी दाल फेंक देंगे या वो मक्खी निकाल लेंगे कहीं चलने, तो कोई बात नहीं, दाल तो खा लेते हैं। सर मैं क्वेश्चन अभी वही अटका हुआ है, वैल्यू Yes, कॉम्प्रोमाइज sir. के ऊपर। ओके मैं समझ गई। हाँ समझ गए ना, चलिए बताइए। सर मैं कोशिश करूंगी कि उसमें जो भी लीकेजेस हैं उसको मैं, जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं लोकपाल जैसी, तो आप विसल ब्लोइंग करेंगी, मतलब विसल ब्लोइंग समझते हैं? यस सर। अधिनियम भी है उसका, यस सर। वो लागू हो चुका है भारत में। यस सर, लागू किया है एक बार check कीजिए। 2014 में। 14 में पास हुआ था। लागू और पास एक अलग चीज होता है, संसद पास कर देता है, इसका मतलब लागू नहीं होता। लागू कब होता है कोई अधिनियम? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर लागू कब होगा? जब रिलेटेड मंत्रालय जैसे लागू करेगा उसको। सॉरी। आपने गजल भारत का राजपत्र सुना है? यस सर। जब तक उसमें नहीं आता तब तक लागू नहीं होता। लोकतंत्र की पहली पहचान क्या है? सरकार बताएगी जनता को मैं क्या कर रही हूँ। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सो चलिए मच। वो अलग बात है। तो आप विसल ब्लोइंग कर देंगे कि इसमें घूसखोरी हुई है। सर इंटरनल विशल ब्लोइंग करूंगी, पब्लिकली विशल ब्लोइंग तो सिस्टम में चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करूंगी और बताऊंगी गड़बड़ है।
यस सर। पर अब थोड़ा बहुत मतलब इस वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। यस सर, क्योंकि गलत गलत ही होता है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। शुरुआत में आपका थोड़ा बहुत अगर ग्रेटर हैप्पीनेस तो मैं कर लूंगी, आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करके अपने आप को। सर मैं जो पब्लिक गुड के लिए अगर ये कुछ, पब्लिक गुड था, लेकिन सर आपके यहाँ चक्कर में पे- स्कीम अटक गई 2-3 साल के लिए, बताओ क्या कितना बुरा हो गया। लेकिन सर उसका दुष्प्रभाव भी तो हो सकता था कि नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आपने दक्षिण शुरुआत में कहा कि मैं थोड़ा सा अगर जनता का ज्यादा हित होगा तो मैं थोड़ा देखूंगी, ब्रांड में आप कह रहे हैं नहीं, चाहे 3 साल 4 साल डिले हो जाए स्कीम पर, नहीं। सर मैं कोशिश करूंगी कि दोनों चीजें ना हो, चलिए। डिले भी ना हो और लूपहोल्स भी चलिए ना हो। कोई बात नहीं, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। बस इतना बता दीजिए, संस्कृत के बारे में एक चीज बोली जाती है, मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज किसी ने बोली है, यस कंप्यूटर्स के लिए बहुत बढ़िया है, आपको आइडिया किसने बोला है? यस सर, नासा में सर 1985 में रिक ब्रेक्स करके एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने रिसर्च पब्लिश किया था। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि सर संस्कृत एक नियमबद्ध भाषा है। हम्म, इसमें वैज्ञानिकता है कि जैसा इसे पढ़ा जाता है, जैसा इसे लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बाकी इसमें- भाषाओं में ऐसा नहीं होता। यस सर, आप नो बोल रहे हैं, हाँ। आप KNOW नो बोल रहे हैं या NO नो बोल रहे हैं, अच्छा, नॉट श्योर, बट अच्छा। संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। दूसरा सर कि यहाँ पे जो संस्कृत में कर्ता कर्म और क्रिया वो कहीं भी रखते हैं, बाकी का अर्थ सेम रहता है। रामा गच्छति या फिर गच्छति रामा, दोनों का मतलब राम जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? उसे तो सर्टेनिटी चाहिए। सर यही तो लॉजिक है कि अगर उसको हम्म। हमने बोला हम्म, गच्छति रामा या रामा गच्छति, तो दोनों का अर्थ हमेशा सेम आएगा। अच्छा, यस सर। तीसरा सर, इसमें जो पाणिनि जी ने महेश्वर सूत्र बनाए हैं वो अत्यधिक संक्षिप्त है। जैसे तो अच फिर बोला, इसका डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं? ये कंप्यूटर में ऐसा आया क्यों नहीं? हम क्यों डेवलप नहीं कर पाए ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में कंप्यूटर्स में? सर इसमें रिसर्च डेवलपमेंट की कमी है, हालांकि सर अभी इसमें सोच चल रहे हैं। भारत सरकार कुछ कर रही है इसके लिए या राज्य सरकार? यस सर, एक मैंने जो पढ़ा था IIT मद्रास के प्रोफेसर है मंदार सर, तो वो टॉकिंग कंप्यूटर में संस्कृत का यूज के लिए प्रॉपर काम कर रहे हैं, और एक कंप्यूटर हाल ही में बनाया भी गया है संस्कृत पे जो काम करता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें इतने साल हो गए आजाद हुए, आज तक हमें संस्कृत की तरफ मूव करना चाहिए था? कंप्यूटर्स लैंग्वेज 1970s के बाद हम पर्टिकुलरली अगर बात करें, Yes, sir. ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो हमें अपना डेवलप करना चाहिए। आज भी हम उन्हीं के लैंग्वेज मॉडल क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपने एक एक्सेप्शन दिया, वो अलग बात है, जनरल लेवल पे भारत में हमारी भाषा है ना, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को और बाकी भाषा? सर जो ब्रिटिश कालीन मानसिकता थी, हम्म, उसकी वजह से ही मध्यकाल से ही संस्कृत पे छटती चली गई, फिर उसके बाद से उतना ज्यादा उसका रिवाइवल हो नहीं पाया। भारत में कोई डिस्ट्रिक्ट या विलेज है जो प्रॉपर संस्कृत बोलता है? यस सर, कहाँ है? कर्नाटक का मैत्तूर और होसंगी। नॉर्थ में कोई नहीं है? सर उत्तराखंड का कुछ नाम मैंने पढ़ा था, एग्जैक्ट नाम। अच्छा, आप क्लासिकल लैंग्वेज जो आपकी होती है, इनका कोई क्राइटेरिया होता है? यस सर। क्या? सर शास्त्रीय भाषा एक तो चलो प्राचीन भाषा हो, और उसका एक अपना इतिहास हो। प्राचीन कितनी प्राचीन? 2 दिन 1000 पुरानी? या 2000 वर्ष। 2000 वर्ष क्राइटेरिया? हाँ, अच्छा, और सर उसका अपने उस भाषा में उनका इतिहास हो, और सर अभी खाली में कुछ क्राइटेरिया जोड़ा गया था। कोई इशू नहीं है। लेटेस्ट एक भाषा उसमें ऐड की गई, कौन सी ऐड की गई क्लासिकल में? पाली, प्राकृत और मराठी की जोड़ी है। अच्छा, अब बस इतना बता दीजिए, लास्ट सवाल मुझे, आप संस्कृत का भविष्य भारत में क्या देखती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में संस्कृत का भविष्य क्या देखती हैं? सर अभी तो संस्कृत वर्तमान में थोड़ी सी कम प्रचलित है, लेकिन इसे आगे यूज किया जाना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में संस्कृत का हम यूज करते हैं तो हम नीति निपुण प्रशासक बना सकते हैं, और जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, इन मूल्यों को विश्व में दे सकते हैं। ये थोड़ा मतलब बैकवर्ड वाला मूव नहीं हो जाएगा? जिसको बोलनी है बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे किसी बोलना कि चलो संस्कृत सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश को हम प्योर इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश कितनी अजीब होती थी, आज के समय में व्यवहारिक अंग्रेजी बहुत अलग है, और हमारी अंग्रेजी है, ब्रिटिश की अलग अंग्रेजी है, अमेरिका की अंग्रेजी के सबसे बड़ा रीजन क्या बना? कॉलोनिज्म था। दूसरा ये भी तो है कि हर तरह के लोग बोलते हैं उसे अलग अलग, हमने अंग्रेजी की बैंड बजाई, ब्रिटिश की जो प्रॉपर अंग्रेजी वाले हैं उन्होंने और बैंड बजाई, उनकी जो पुरानी है
वो तो और भी बुरी, अगर वो कहेगी चलो पुरानी पे बोलते हैं, योर नहीं बोलेंगे दाएं बोलेंगे, तो ये थोड़ा बैकवर्ड मूव नहीं हो जाएगा कि हम पुरानी पे जा रहे, छोड़ो जो गया सो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, हमें अपनी विकास और विरासत दोनों साथ चलना ये चाहिए। किसने बोला कि संस्कृत से विकास होगा? हिंदी से भी हो सकता है, सर अवधि से भी हो विकास, सकता है। संस्कृत किसी भाषा के विरोधी नहीं है। नहीं, भाषा तो कोई विरोधी, हम विरोधी हो सकते हैं ना। नहीं सर, अगर हम संस्कृत को पढ़ते हैं, हम्म, संस्कृत संस्कृति की ही परिचायक है, तो हमारी जो ऐतिहासिक विरासत रही है, इतने सारे जो ग्रंथ रहे हैं या फिर जो हमारे मूल रहे हैं, वो तो अगर हिंदी हम में भी उसको पढ़ भुला सकते देंगे हैं। तो फिर भुलाना नहीं है, वो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, संस्कृत में पढ़ना जरूरी है, ये नहीं पढ़ पाएंगे। सर पर जब मूल भाषा संरक्षित रहती है तो क्योंकि अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, चलो हम में छोड़ देते हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स को भी पुरानी इंग्लिश में चले जाना चाहिए, वो भी मतलब बर्बाद कर रहे हैं अपनी भाषा। चलो कोई बात नहीं सर, नहीं। आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, मैं इसमें बोलना चाहूँगी। हाँ बोलिए। सर हमें संस्कृत को थोड़ा सरल बना करके, जैसे उसमें आधुनिक शब्दावलियों का यूज करके उसे व्यवहारिक बनाना चाहिए। और दूसरा सर, उसे हमें रोजगार के साथ जोड़ना चाहिए, जिसके कारण उसका रिवाइवल हो सके। तो इंग्लिश की सबसे बड़ी टीआरपी क्या है इस वक्त? कॉलोनिज्म तो रीजन है, पर Yes. टीआरपी मेन क्या है? उसे बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ करेंसी बेसिकली। यस सर, उससे आपको एक जॉब मिल जाएगी। अब Yes, sir. गूगल आपको संस्कृत पे शायद नौकरी ना दे, यस या मदरसे की एजुकेशन पे ना दे, ऐसा है वो लॉजिक है कोई? ये सर कह सकते हैं, ये भी लॉजिक कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना entertain किया सर। जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बेटा नो कहना सीखो। ये जरूरी क्या जो बैठा हुआ वो बोल रहा हो सही। मैक्सिमम बात जो आपको क्वेश्चन पूछा गया सब गलत है, आप तो सही स्टैंड ले लो। देखो गोल्डन पास्ट को रिवाइव करना, जो लास्ट क्वेश्चन उसी से बता रहा हूँ, वो बैकवर्ड थिंकिंग नहीं होता। यस सर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ोगे या रिनेसेंस पढ़ोगे, किसका? यूरोप का, उसमें रिवाइवल ऑफ गोल्डन पास्ट। यस सर, आप क्यों नहीं बोलते हो? तो गलत कोई टीचर बोलेगा और आपसे गलत बुलवा लेगा, तो आप तो पूरा जितना क्वेश्चन पूछा गया सब गलत है। देखो क्या क्या गलत है, तुम्हारा स्टैंड सब सही है। संस्कृत में जो लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट, वो किसी दूसरे भाषा में पढ़ ही नहीं सकते। बात समझ लो। यस सर, संस्कृत में जितना ज्ञान विज्ञान है उतना कहीं नहीं है। बोलो मैक्स मूलर पूरा का पूरा यूरोपियन भारत में आकर संस्कृत सीखा, पढ़ा, और आपको जो कंप्यूटर वाला बात, जितने भी सॉफ्टवेयर दुनिया में बने, नासा के साइंटिस्ट ने बताया, वो संस्कृत के एल्गोरिथम है। यस सर, तो आपने क्यों नहीं बोला? सर वो तो research- इसीलिए संस्कृत में सबसे ज्यादा शोध रिसर्च पहले भी विदेश में होता था, आज भी है। जितना आपसे प्रश्न पूछा गया सब के सब गलत था। आपका स्टैंड बिल्कुल सही है, सारे प्रश्न गलत। देखो तो अब सर- आप देखो, गोल्डन पास्ट को रिवाइव करना गलत नहीं है। यस सर, ये सबसे पहले किसने किया? अंग्रेज ने किया। रिनेसेंस मूवमेंट यस है, सर, यस सर। उनका मतलब ये इनलाइटमेंट गोल्डन पास्ट को रिवाइव करता है। देखो ओके, 300 एडी, आप पढ़े लिखो इसलिए समझाओ, 300 एडी के पहले जो ग्रीक और रोमन है वो आपको लॉजिक है, साइंस है। और 300 बीसी से लेकर 300 एडी से 1000 के बीच में क्रिश्चियनिटी का आपको गलत सब चीज आ जाता है। वो पृथ्वी को चपटी बोलने लगते हैं, तो क्या ऐसे ही माने? एवरी न्यू थिंग इज नॉट मॉडर्न यस सर, और एवरी ओल्ड थिंग इज नॉट रॉन्ग। बेटा हमारे सनातन में वो कोई भी एज आ जाए उससे सही कोई चीज है ही नहीं। तो संस्कृत में जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, नासा की बता रहा हूँ, सब किसके एल्गोरिथम है? संस्कृत का। यस सर, वो जब पढ़ सकते उतनी नौकरी ले सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? यस सर, आप संस्कृत में उपनिषद लिखा हुआ है, वो बिना भाषा के कैसे सीख लोगे? और संस्कृत तो सारी भाषा की जननी है। आप हिंदी जान ही नहीं सकते अगर आपको संस्कृत नहीं आएगा। तत्सम शब्द भरा हुआ है, शब्द की उत्पत्ति उससे है, प्राकृत आपो को सब कुछ संस्कृत से निकला। यस सर, बोलो क्या? देखो दो मदर लैंग्वेज माना था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, एक एक जर्मन जिससे पूरा यूरोप की भाषा निकली, यहाँ संस्कृत, और बीच में क्या? पर्शियन। यस आप तो लिंग्विस्टिक साइंस पर तो व्याकरण पढ़े हो। यस मेरे को ताज्जुब था, आप गलत बात कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो?
तो पूरा सर का पूरा मतलब गलत। अगर हाँ बिल्कुल, आप मना, जैसे मैंने पूछा था ना, आप आपको अटेम्प्ट करना दो आता है सर, मैं ओपिनियन फॉर्म दो नहीं। जगह आपने बोला ओके, कि सर मैं ये नहीं मानती, ऐसे ही बोलना आपको। अच्छा ऐसे बोल सकते हैं? अरे अरे नो, आपकी ओपिनियन है, ओपिनियन आप बेटा जब Yes. फैक्चुअली गलत है ना, दूसरा फैक्चुअली गलत बता रहा हूँ। हम्म, जो ये आपको लेफ्ट की लिटरेचर में मिलेगा, उसमें पहला चीज जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें बोलेगा कि जो सूफिज्म है से प्रभावित होकर के आया वो भक्ति भक्ति मूवमेंट। मूवमेंट। तो इससे बड़ा मतलब झूठ दुनिया क्या कर सकता है। भक्ति मूवमेंट जो आप पकड़े थे गुप्त पीरियड, उस समय भागवत संप्रदाय आता है जो सारे धर्मों को एसिमिलेट करता है। वो कितने 300 एडी है, Yes, sir. और इस्लामिक उत्पत्ति होता है 600 किसमें 22 एडी में। बोलो तो बताओ, भक्ति मूवमेंट तो आपको 300 एडी में शुरू हो गया, Yes, sir. और 622 एडी में इस्लाम जब आया तो उसे सूफिज्म आने में 200 साल और लगे। 9वीं शताब्दी में सूफिज्म आता है, तब तक तो हमारा भक्ति मूवमेंट अलवार नरवार सब कुछ है उल्टा। ये जो लेफ्टिस्ट है जिसका नाम कोट किया, वो बेटा देशद्रोही लोग सब हैं। आपके पास फैक्ट्स है, 6ठी क्लास के बच्चे के आपको किताबें मिल जाएगा। इतना गलत चीज कैसे एक्सेप्ट करोगे? कभी भी नहीं। उल्टा सूफिज्म से प्रभावित हो। पता है आपने यौगिक क्रिया का हमारे वेद का अनुवाद किसने किया? योग क्रिया का अल-बिरूनी, और उस योग के सिद्धांत से क्या सूफी है। जो सूफी शब्द है वो ऊन से जुड़ा हुआ है और भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग दाढ़ी रखते थे ना, बोलो साधु जी से कहते थे, बोलिए। तो आप सूफिज्म बताइए, हमारे यहाँ आपको गुरु शिष्य परंपरा था ना वैदिक युग से। Yes, sir. उनके जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें क्या कहते हैं? पीर कहते हैं, मुरीद कहते हैं, कनकाह कहते हैं। Yes, ये sir. तो हमारा पहले से है, उनसे 1000 साल पहले से। ये सब लेफ्ट लिटरेचर जो है बेटा, और वेस्ट लिबरल जिसे कहते हैं, जो देशद्रोही चरित्रहीन है, शराब पीते हैं, सुअर और गाय का मांस खाते हैं, ये भारतीय संस्कृति को गलत दिखा। वो गया जमाना, अब तो यूरोपियन एक्सेप्ट करते हैं। तो आप सूफिज्म से कैसे प्रभावित हो सकता है आपको भक्ति? दूसरा, आप एक अच्छा पकड़े, भक्ति में जो मैक्सिमम है मूवमेंट, वो आपको क्या है? सगुण ब्रह्म है, और सूफिज्म में तो सगुण है नहीं, निर्गुण है। तो फिर कैसे प्रभावित होगी? Yes, sir. एक लाइन केवल तुम सही बोली, और सर वो कैसे सूफी हो सकता है बताओ? सर मैंने उसके बाद जो सूफी है उसमें आपको बासरा और बेसरा है। हाँ, जो बासरा है वो आपको कुरान को मानता मानते है, हैं। बेसरा तो मानता ही नहीं। नहीं मानते। बताइए, हमारे जो आपको है ना सगुण ब्रह्म है, वो तो हमारे सारे शास्त्र मानते हैं, तो वेदोपनिषद को थोड़ी गलत मानते हैं। Yes, sir. जो हमारा बेसरा है वो आपको बेसरा नहीं है, बस उस पर वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, कबीर है। थोड़ी वो शास्त्र को नहीं मानते हैं, और लोग को गलत मानते हैं। Yes, sir. आपको बेटा पढ़े हुए पूरा गलत क्वेश्चन था, आपको पकड़ना। अब सर, देखो एक चीज हम्म। सर बोला तो यही था कि एक सूफिज्म ही पॉइंट बोली ना, नहीं तुमके हो सकता है प्रभावित है। सर मैंने कहा कि अगर आपको लगे कहीं में फंसा है तो आप बोल सकते हैं सर मैं अभी ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, निकल जाओ उससे। आप सबसे पहले स्टूडेंट से, खासकर लड़कियों से, एब्सोल्यूट नो बोलना चाहिए। करप्शन पर तो पूरा गलत लाइन ले ली। करप्शन का रोज प्रधानमंत्री कहते हैं 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। आपको किसी भी कीमत में, ये जो झूठा पूछा बोलता है कि ये लुब्रिकेंट है, ये सब लेफ्ट लिबरल के जो चरित्रहीन, अभी बताया आपको। देखो अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ, पैसा लिया किससे? चाइना से, जेल में गया, पैसा लिया चाइना से, और भारत के विरुद्ध जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाना, सब पकड़े गए। Yes, sir. पकड़े गए, सब जेल गए, और कल जो है चार्जशीट हो गया। बेटा ये सब बहुत गंदे गिरे लोग हैं, ये लिटरेचर फैलाते हैं। बेटा ये करप्शन तो 0 टॉलरेंस है। और कहां से? हमारे संविधान से लेकर, विधान से लेकर, कोई भी कमेटी आपको ऐसा नहीं कहती। जो लुब्रिकेंट वाला कमेटी, तो लेफ्ट लिबरल की कमेटी, क्या लिखा हुआ है? रोज प्रधानमंत्री 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्या? करप्शन। Corruption, yes, sir. ये आपको keyword होना ये चाहिए एक था। कीवर्ड होना चाहिए, Yes, तब sir, ये आपको वैसे कोई है। नहीं फंसा सकता। जो पूछ रहा हो गलत, वो चुप हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। हम्म, और कोई करप्शन होता है ना, कभी रक्षा में हत्या नहीं करना चाहिए। कहानी पढ़ो ना, रक्षा में हत्या, हम्म, आप भला करने जा रहे हो, उसका बुरा हो जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट लिबरल जो करप्ट होते, गाय सुअर का मांस खाते हैं, देशद्रोह कहते हैं इंडिया में रहकर, वो इसी तरह का लैंग्वेज बोलेंगे आपसे। आपको करप्शन कोई हो रहा है और वो
पॉलिसी आपको जल्दी इंप्लीमेंट होगा, फायदा हो जाए, किसने कहा? करप्शन बिना रोके हुए पॉलिसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता। यस सर। आप जो कंप्रोमाइज कहते हैं, सब घुसखोर होते, चरित्रहीन होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक है ना, एक कस क्या कर लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है? वो क्या करते हैं, एक सिप जो है दारू पी लेते हैं, बाद में अपनी माँ बहन का रेप करते हैं। बेटा आपको टैग वर्ड याद रखना, क्या? जीरो टॉलरेंस। यस सर। आप जहां जा रहे हो, मोदी योगी का युग है, और उसके ऊपर से जैन है। जैन धर्म में तो करप्शन का कोई नामो निशान नहीं है। यस सर। तुम्हारे पास पूरी आइडियोलॉजी। सर बट उनको हमारा जैन पता नहीं होता है ना। सॉरी नहीं, दूसरी जो गलती की है आप तुमने, बताओगे। जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, आप सिविल सर्वेंट हो, आप जैन ही नहीं हो। यस सर। इसलिए तो हम नहीं। आपका आंसर जो है सिविल सर्वेंट नहीं हो, जैन आपको करना ही नहीं है। हमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। वैसे तुम्हारा लाइन बिल्कुल सही था, लेकिन आप सिविल सर्वेंट हो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन गलत था, आपको जैन ही बना रहे। आप क्या बोलोगे कि मैं भारत का नागरिक फर्स्ट हूँ, सिविल सर्वेंट बनने आई हूँ, हमारा धर्म क्या है, नेक्स्ट है, नेशन क्या फर्स्ट है। आप नेशन फर्स्ट पे दोगे ना? ओके सर, ठीक है। थर्ड पर्सन में आंसर करते थे, हम बोला था ना, हम हाँ। थर्ड पर्सन में आंसर आपको कितना भी आपको कहे कि आपका जैन धर्म ये कहता है, हो सकता है वो सही कहता हो, लेकिन हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन मानना है। यस सर। तो सर जैसे कि सर जो जैन धर्म है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तुम्हें क्या बताऊं? यस सर। समझिए, इसलिए लेकिन बोलो मत। नहीं, जैसे मैं पूछ रही थी। हाँ बोलिए। आपने जैसे पूछा था कि जैन धर्म के नाश के कारण क्या है, या फिर जैन धर्म ने कंप्रोमाइज नहीं किया। ये कब बोला जन? ये तो आपको अच्छा वो हाँ, आपने बोला था एडिकेशन में, जैसे आपने वो पता सवाल से सवाल निकलता है। मैंने पूछा कि जैनिज्म चला गया। आप डिबेट करने लगे ना, यस सर। जो को हमने बता रहा, यही लास्ट समझाना था। आप डिबेट क्यों करते हो? आपको कोई टीचर डिबेट करने के लिए आमंत्रित करता है, प्रोफेसर, आप चालाकी से उसे मना कर दो कि सर मेरे को नहीं आता, इस पर मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। क्वेश्चन क्या कर लेगा, बदल लेगा। आप डिबेट किया, आपका रैशनैलिटी खराब हो गया। सबसे खराब उत्तर आप किसका दे दिए? जैनिज्म का। तुम्हें एसडीएम बनने से और टॉप करने से बेटा कोई नहीं रोक सकता। क्या आंसर था? आंसर सुनो। जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हुआ, उसमें सबसे पहले आपको मानने वाले का डिक्लाइन होता है। थॉट तो सनातन है, और आपको पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन ही गलत, जैन धर्म डिक्लाइन किया। धर्म थोड़ी डिक्लाइन किया था। जैन धर्म मतलब दर्शन। यस सर। ये तो अजर है। बेटा क्यों आप दूसरे की गलती को एक्सेप्ट करते हो? क्वेश्चन ही गलत है। धर्म दर्शन कभी डिक्लाइन नहीं करता, उसके मानने वाला का डेमोग्राफी और ज्योग्राफी कमर बेसिस होता है, उससे धर्म का कुछ नहीं होता। बोलो रिवाइवल ऑफ आपको क्या है, क्रिश्चियनिटी हुआ, बर्बाद कर दिया था, फिर से ठीक किया, 1000 साल लगे, गोल्डन पास्ट को रिवाइव किया। पूरा उदाहरण है। हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया। धर्म और दर्शन का कभी डिक्लाइन नहीं होता। आप क्यों गलत प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? क्या बोलोगे कि उसके मानने वाले की डेमोग्राफी संख्या कम हो गई और क्या क्षेत्रफल कम हो गया। कारण भागवत संप्रदाय दशावतार, जिसमें आपको हिंदू धर्म में जो कमियां आ गई थी उसको सुधार लिया, और बौद्ध और जैन धर्म है ना की अच्छाई को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी स्थिति में जो बौद्ध और जैन मानने वाले थे वो फिर से क्या आ गए, मेन स्ट्रीम में आ गए। उसके प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ी। आपको आंसर ये देना। और इसलिए इस ऐतिहासिक सत्य के आधार पर 25 अनुच्छेद में हिंदू है ना आपको धर्म का जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट किया है, उसमें हिंदू धर्म में सनातन के साथ जैन भी और क्या बौद्ध भी जोड़ दो। ओके बेटा आप जो आप पढ़े लिखे तो आपके पास फैक्ट है। ये सब लेफ्ट आइडियोलॉजी कहाँ चलता है? जो स्कूल कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं की उनको आप तुरंत रेडिकलाइज कर सकते हो, घृणा पैदा कर सकते हो। जितना कितना फैक्चुअल एरर है, कितनी गलतियां। और जब त्रिरत्न आप बोलते हो है ना, तो उसमें थोड़ा अंग्रेजी से बोलो, और बहुत अच्छा बोल रही थी। वही हमारा राइट परसेप्शन, राइट थॉट और राइट एक्शन। एक्शन को ड्यूटी बोलते हैं। परसेप्शन क्या होता है? हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के सदुपयोग करके जो हमारे पर्यावरण में साइकोलॉजी में हम पढ़ाते हैं, परसेप्शन चैप्टर और एथिक्स में आपको एप्टीट्यूड में पढ़ना है, तो उससे हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। जो हमारा पास्ट ज्ञान है,
हमारे सेरिब्रम में उसको क्या करेगा, रसलाइज करेगा, तो वो थॉट बनेगा और फिर उसे हम मॉडिफाई करके एक्शन में लाएंगे। Yes. जैनिज्म इतना लिबरल है, 3 जगह क्या होता है, फिल्टर होता है। जो हमने राइट परसेप्शन किया वो थॉट में मॉडिफाई होगा, सब कुछ नहीं निकलेगा। वो आइडियलिज्म है, व्यवहारिक बनाते हैं, उल्टा बोलते हैं जैनिज्म को सबसे ज्यादा व्यवहारिक धर्म है। और दूसरा चीज, आप एक जगह और जैनिज्म में बोले महावीर को पढ़ो। महावीर नहीं चाहते थे कि सभी लोग जैनी बने, फंडामेंटल चीजें नहीं जानते। देखो क्या है, संतुलन होना चाहिए। कोई लोग खेती बाड़ी करता है तो कुछ लोग बिजनेस भी करना चाहिए। कई लोग मांसाहारी हैं तो कुछ क्या होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। इससे ज्यादा इको फ्रेंडली रिलीजन क्या हो सकता है? उनका मकसद ही नहीं था कि ये जैन धर्म जो नॉन वायलेंस बता रहे हैं वो नॉन वायलेंस सब पालन करे। वो जो नॉन वायलेंस थॉट दिए वो उसी को पालन करने के लिए कहते थे। जो बिजनेस कर रहे हैं कम से कम तुम तो पालन कर सकते हो। तो बोलो क्या हो जाएगा, उतना जो जान माल कट रहा था कम हो जाएगा, लोग शाकाहारी हो गए। तो बोलो क्या होगा, संतुलन हो गया कि नहीं हो गया? जब आप ज्यादा जीव जंतु को मारोगे तो पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे और आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप पेड़ पौधे को ज्यादा मारोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, हमारा जीव जंतु ज्यादा बढ़ जाएगा, आप नहीं रह सकते। क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आप ऋषभ देव वाला बात बोले, बहुत अच्छी बात है। कौन कहता है खेती नहीं करना है? हाँ, क्योंकि वो सर पढ़ते हैं ना 80 हाँ बिल्कुल। तो ऋग्वेद में उनका नाम आया बेटा। महावीर तो चाहते ही नहीं थे संतुलन बनाना, याद रखना। ये बहुत कम जगह मिले। जो आप धर्म के दृष्टिकोण से महावीर से पढ़ो, मेरा तो घर ही वहीं पर है, वैशाली जिला। तो तो सर जैसे आपने जो पॉइंट बताया तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते क्या है, एक तो मुझे अभी फर्स्ट टाइम पता महावीर और बौद्ध जो है, जो अति हो गया था हमारे किसमें, सनातन में, उसको संतुलित करने के लिए दोनों का संतुलन का तरीका अलग अलग था। एक नॉन वायलेंस पर ज्यादा ध्यान दिए ताकि समाज के, ध्यान से सुनना, समाज के कुछ वर्ग है ना उस नॉन वायलेंस का पालन करे, बाकी नहीं भी पालन करेगा तो क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। नहीं तो जिस नॉन वायलेंस को महावीर बता रहे हैं है ना, वो पहले से 4 आ रहा है, उन्होंने तो केवल ब्रह्मचर्य दिया, 4 तो सत्य पहले से आ रहा है। तो वो नॉन वायलेंस जो बता रहे हैं वो सब पालन ही नहीं कर सकता, बात समझ रहे। और जब सब पालन नहीं कर सकता तो सारे ऑक्यूपेशन के बिना एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। इसको कहते हैं संतुलन बनाना। आज भी ऐसे धर्म। और सर ये भी बोल सकते थे कि जो अणुव्रत और महाव्रत हैं, बिल्कुल। तो अणुव्रत में जब तुम डिबेट करने लगे बेटा, पहले कितना दिमाग चल रहा था, तो एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप गलत क्वेश्चन का उत्तर बोलो प्यार से, सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। और उसका बताओ कि आधार ही गलत है। जैसे सूफीज्म वाला बताओगे पूरा गलत, टॉप टू बॉटम है ना, गलत है। बताओ अलवार नरवार से हमारा दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन शुरू रहा प्राचीन काल में, 622 में इस्लाम आता है और उसमें क्या है, सूफीज्म गाने में 200 साल लगते हैं, 9वीं शताब्दी में आता है, रबिया से शुरू होता है। तो सर इसको विद हमें एडी बताना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि नॉलेज बेस कम है उसे अटेम्प्ट ही मत करो, खत्म कर दो कहानी। क्यों भी मत। और नो, जब तक नो बोलना नहीं सीखोगे आपको बहुत, जैसे मैंने पूछा भी था आपको बोलना है, आपको लग रहा था मैं फंस भी मना कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर नहीं पता ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। पता तो था तो बट आप, और धर्म दर्शन कभी नहीं मरता। ये बात मैक्सिमम लोग आपको गलत क्वेश्चन पूछेंगे, उसके मानने वाले की संख्या क्या होगी, कम होगी। भूगोल कम होगा, ज्यादा होगा। धर्म दर्शन तो कभी नहीं मरता। ठीक है। तो मेरी संस्कृति की कहना बेटी बहुत अरे अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा और आपको 1 ऑफ द हाईएस्ट नंबर देगा और तुम टॉप कर जाओ, रैंक 1, तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि तुम्हारा मेंस जबरदस्त गया होगा, मैं जानता। तुम लिखती बहुत अच्छी है, इतना अच्छी जानकारी, बिल्कुल तर्क है, विज्ञान है तुम में, कोई रट रटाने वाली बच्ची नहीं हमारी। ललितपुर का सही टैलेंट। सर इम्प्रूव कहाँ करना है, मतलब बस डिबेट में मत पढ़ना, डिबेट बस। अगर आए और जहाँ आपको लगे कि बस तो मतलब बाद में सबसे लास्ट में गलत के मैं इस पर बोलूंगी। हाँ, वो अफसोस रुक में जाना कहते चाहिए हैं, अब भागो यहाँ से।
आप एकदम एटीट्यूड आ गया, आपने पूछा कैसे, अब तो मैं जवाब दे के रहूंगी। अच्छा ये थोड़ा अब प्रश्न मना कर बिल्कुल देती। वो प्रश्न ही गलत है। आप बोलते हो कि मुझे नहीं देना। गलत प्रश्न का उत्तर तुम जितने देगी उतना ही गलत करेगी। बोलो सूफिज्म बोलिए- वाले ने सारे बोलिए गलत आपको क्या बोलना कहना चाहिए। और बाद में बोलती कि सूफिज्म इनसे प्रभावित है। एक एक लक्षण आपको बताया, आपको हाँ, कुछ कह डेट बताया। मतलब अगर आप गलत बोले तो मैं फर्स्ट लाइन ही बोलना चाहिए कि बिल्कुल। sorry सर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रहा। आपसे मैं सहमत और हूँ। वो फिर पूछे तो बोलते सर मेरी इस पे नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो मैं इस पे ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रही। खत्म कहानी। ओके नॉलेज एक टेस्ट नहीं है यहाँ पे, वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं आपको बेटा- परफॉर्मेंस में डाल दूं, आप कुछ उल्टा बोल जाए। कई अगर कई ये कई मॉक बस- इंटरव्यू वहाँ लेने आते हैं ना कई टीचर, जो रियल इंटरव्यू, तो उनको बहुत कम जानकारी होती है। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं उनको पता ही नहीं होता है क्वेश्चन सही भी गलत है। मैक्सिमम लोग को जो इनवाइट करते हैं उसमें कई लोगों को कुछ नहीं पता, आपके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं, कुछ भी बोल देंगे। ओके अब जो भर्तरी पढ़ेगा वही ना आपको भर्तरी वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या पता जब भर्तरी उनको अच्छे अच्छे संस्कृत वाले को नहीं आता। जो आप आए हो, आपकी जानकारी किसी भी इंटरव्यू लेने वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, काहे का हो कोई आपको, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन डिबेट मत करो। ओके अक्सर वो डिबेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो गलत होता है। और आप इंटरव्यू देने आए हो, डिबेट करने नहीं आए हो, Yes. प्रोफेसर लेक्चर नहीं बनने आए हो। आप अवॉइड करो, नहीं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और सब आदमी क्या गलत सलत बोलना शुरू कर जाओगे। आपको क्या हो जाएगा कि आप डिमोरलाइज हो जाओगे। ओके सर समझ गए? ठीक है। उस टीचर का कुछ नहीं जाएगा। और आप कुछ क्वेश्चन उल्टा ही बोल गलत, जाओगे। मतलब पूरा क्वेश्चन ही गलत, आपको तो सारे क्वेश्चन गलत पूछ के, तो आपको बोलना नहीं कि नहीं। और संस्कृत का जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहा है सब एल्गोरिथम किसका है? संस्कृत का। इसलिए वो लोग आगे बढ़े, वो सबसे ज्यादा हमसे संस्कृत पढ़ रहे हैं। जो हमारे संस्कृत के विद्वान है उसका पहली मूर्ति किसकी यूनिवर्सिटी में लगा है? सुसूत्रु का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, यहाँ तो आज तक नहीं बना। नहीं पता था जी ओके जो संस्कृत ने रिसर्च किया, मैक्स मूलर क्या है, आपको पूरा अंग्रेज ने किया और सारे शास्त्र चुरा कर लेकर और उसको लिखते और कहते हमारा शास्त्र है। बाद में पता चला चोरी किया हुआ। ओरिजिनल तो कहाँ पर है? संस्कृत में। सब एक्सपोज हो गए। ठीक है, ओके सर चलिए थैंक यू।